नमस्ते बच्चों। हमने पाठ 3 पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था? हमने शब्द पढ़ा था। शब्द क्या होते हैं, है ना, पढ़ा था। तो शब्द कौन से होते हैं? जो सार्थक अर्थ देते हैं, जिनका अर्थ निकलता है, वो ही शब्द होते हैं। और जिनका अर्थ नहीं निकलता वो शब्द नहीं होते, वो निरर्थक शब्द होते हैं। ठीक है बेटा, आपने शब्द पढ़ लिया था, आपके समझ में आ गया था, शब्द पर विचार किया था हमने। और आज हम पढ़ेंगे वाक्य और वाक्य के भेद। ठीक बेटा, तो वाक्य देखिए, इधर देखिए, आज का विषय हमारे वाक्य है और उसके भेद। सबसे पहले हम विचार करते हैं वाक्य पर। वाक्य कौन से होते हैं? वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो अर्थ देता है, प्रदान करता है, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है। ठीक है, वही वाक्य होता है। और हम ऐसे भी कह सकते हैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों का सार्थक व्यवस्थित समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, वो हमारा वाक्य कहलाता है। परिभाषा हमारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जब तक वाक्य अर्थ नहीं देगा वो वाक्य नहीं कहलाएगा। अब हमने देखिए इधर बता रखा है कि शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रदान करता है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा वाक्य कहलाता है। ठीक, अब हमने एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया। मोदी जी ने कोरोना को हराने का भरसक प्रयास किया। क्या किया? कोरोना को हराने का भरसक प्रयास किया, एग्जाम्पल के तौर पर। अब देखिए, जो हमारा वाक्य है उसका नियम क्या है? कर्ता, कर्म और क्रिया। सब्जेक्ट, इंग्लिश में हम इसको सब्जेक्ट करते हैं। इंग्लिश में हमारी सब्जेक्ट के बाद क्रिया होती है, वर्ब होती है, लेकिन हमारी हिंदी में क्या होता है? कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट, और फिर हमारा वर्ब यानी कि हमारी क्रिया आती है। ये सभी को पता है आपको। तो देखिए, मोदी जी ने कोरोना को हराने का भरसक प्रयास किया, हमारा बिल्कुल सटीक वाक्य है, हमारा पूर्ण अर्थ प्रदान कर रहा है। अब हम देखते हैं कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। एक उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। अब उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या होता है? जो कर्ता होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जिसके विषय में कहा जा रहा है। ठीक है, तो जो कर्ता है हमारा, वही हमारा उद्देश्य है। यहाँ हम बता सकते हैं सब्जेक्ट या हमारा कर्ता उद्देश्य, लेकिन कर्ता के विषय में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो हमारा क्या हो जाता है? विधेय। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ, उद्देश्य क्या है? सब्जेक्ट, कर्ता। विधेय क्या है? उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जा रहा है वो हमारा विधेय है। अब देखते हैं हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? 3। सबसे पहले आता है सरल वाक्य। कौन सा वाक्य आता है? सरल वाक्य। सरल वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख रखा है, मोदी जी ईमानदार व्यक्ति है, या मोदी जी कर्मठ व्यक्ति है। ठीक है, अच्छा, ऐसे भी हो सकता है। इसमें हमारा जो उद्देश्य है, इसमें 2 भी हो सकते हैं वैसे। जैसे मोदी जी व अमित शाह ईमानदार व्यक्ति हैं, यहाँ बिंदु आ जाएगी। ठीक है, ऐसे वाक्य भी हमारे कौन से होते हैं? सरल वाक्य। तो आपको ये ध्यान रखना, विधेय हमारा एक होना चाहिए, क्रिया हमारी एक होनी चाहिए, तभी हमारा सरल वाक्य। फिर है हमारा संयुक्त वाक्य। दूसरा हमारे क्या है? संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य देखते हैं हम। देखिए, संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो सरल वाक्य होते हैं, वो एक नहीं, एक रहेगा तो सरल वाक्य एक ही कहलाएगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक अवयव से जुड़े हुए होते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य। और समुच्चय बोधक अवयव आप पढ़ चुके हो पिछली कक्षा में। समुच्चय बोधक अवयव 2 प्रकार के होते हैं, एक व्यधिकरण होता है, एक समानाधिकरण होता है। तो सबसे पहले जो समानाधिकरण है उसका भेद वो संयुक्त वाक्य को में आता है, जोड़ने का काम करता है, समानाधिकरण। तो संयुक्त वाक्य का हमने एग्जाम्पल लिया, उदाहरण लिया। जैसे सीमा बाजार गई और रीमा मंदिर गई। ठीक है बेटा, तो देखिए पहला वाक्य क्या है हमारा? सीमा बाजार गई, एक सरल वाक्य। रीमा मंदिर गई, दूसरा सरल वाक्य। और हमारा योजक है
समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, उसने हमें इसको जोड़ रखा है। तो ये कैसा वाक्य होगा? ये संयुक्त वाक्य होगा। और सुनिए, ये समुच्चय बोधक और भी और तो हमने लगा दिया, एग्जाम्पल दे दिया। ऐसे ही वाक्य जो या, परंतु, इसलिए, अथवा, पर से जुड़े हुए होते हैं वो हमारे संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए हम तीसरा भेद देखते हैं, मिश्रित वाक्य। कैसा वाक्य? मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में क्या होता है बच्चों? एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य उस पर निर्भर होते हैं। यानी कि प्रधान वाक्य पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य निर्भर होते हैं। आश्रित उपवाक्य होते, एक प्रधान होता है, आश्रित उपवाक्य हमारे एक भी हो सकते, अधिक भी हो सकते, कहने का अर्थ ही है। आपके समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल में उदाहरण के तौर पर ले रखा है, मोदी जी ने कहा कि घर में रहो, यही कहा है ना। हाँ, तो मोदी जी ने क्या कहा है? घर में रहो। तो देखिए इधर देखिए, मोदी जी ने कहा, ये हमारा प्रधान उपवाक्य है। घर में रहो ये आश्रित उपवाक्य किने जोड़ा है। एक मिनट देखिए, अगर हम पीछे का हिस्सा रोक देते, मोदी जी ने कहा, तो अर्थ स्पष्ट नहीं कहा। क्या कहा? कि घर में रहो, एक दूसरे पर निर्भर है। जब हम पूरा ही हम वाक्य को पढ़ेंगे तभी हमारा अर्थ स्पष्ट होता है। ठीक है। ऐसे वाक्य हमारे मिश्रित वाक्य के उदाहरण हैं। जिसने लाल कमीज पहन रखी है वे मेरा भाई है। तो जिसने लाल कमीज पहन रखी है वो क्या है? वो हमारा आश्रित उपवाक्य है। वह मेरा भाई है, वो उसका क्या हो गया? वो प्रधान वाक्य हो गया। ठीक है बेटा। तो ऐसे वाक्य जो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और पूर्ण अर्थ को जब मिल जाते हैं और वाक्य का अर्थ प्रदान करते हैं, वो मिश्रित वाक्य होते हैं। ठीक है। तो आपके आशा करती हूँ कि जितना भी मैंने पढ़ा है आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों। नमस्ते बच्चों।